मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस पूरे वीडियो में आज थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा और इस पूरे वीडियो में जो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसकी पूरी सिलेबस को हम इसमें शॉर्ट में पूरा कवर करेंगे। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक शॉर्ट में जो मेन आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और उनके क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका जो इक्विटिव के जो बच्चे हैं, इक्विटिव में जो एग्ज़ाम आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम आने वाला है, जो पढ़ते हैं बच्चे तो फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो इसलिए इस वीडियो में पूरा आपका जो है पूरे सिलेबस का रिवीजन करेंगे और इतना इसमें बोर्ड्स पर इतना नोट्स लिख देंगे कि उतने भी अगर आप पढ़ लेंगे उतना लिख देंगे तो आप बहुत आसानी से 50 नंबर पा जाएंगे। इतना आप ये लिख पाएंगे तो लिख देंगे आराम से। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं लिखा हूँ और बहुत आपका लेंदी में भी नहीं लिखा हूँ, इतना लिखा हूँ कि आप इजीली पास हो जाएंगे। इतना मैंने उसमें इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जो क्वेश्चन 100% से आपको आना ही आना है, ठीक है। तो इसके देखते हैं तो स्टार्टिंग के पहले आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इट इज अ ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दैट deals with the resolution, separation, identification, determination and purification of a given sample of a pharmaceutical। तो भी फार्मास्यूटिकल्स जो भी कंपाउंड हम कंपाउंड आपका फार्मेसी में यूज़ करते हैं, आइदर वो आपका कोई भी मेडिसिन को बनाने के लिए एज ए API एक्सपेंट्स कुछ भी के, तो उसका हम आपका रिजोल्यूशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, जैसे पैरासीटामोल है ना, तो पैरासीटामोल का हम टेबलेट खाते हैं, आपका सिरप लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल ही है, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है वो चीज़। उसके अलावा उसमें लिखा रहता है कि इट कंटेन्स 500 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम है, उससे ज़्यादा है, उससे कम, कितना ज़्यादा है कितना कम है, इस सब के बारे में जिस सब्जेक्ट से हम पता करते हैं उसी सब्जेक्ट को बोलती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये इसका डेफिनेशन है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये बताना कि पैरासीटामोल है ही कि नहीं है। अब दूसरा 500 मिलीग्राम, तो आपको 500 मिलीग्राम में कम है कि ज़्यादा है। तो इसी दो बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव में दूसरा नाम बोलते हैं फिजिकल एनालिसिस। और इसमें हम पता करते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड जो नाम लिखा गया है वही कंपाउंड है, जो उसका कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट का बना है, कुछ और चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। जैसे पैरासीटामोल का ही आप सस्पेंशन ले लिए तो पैरासीटामोल ही तो है, कोई और कंपाउंड उसमें नहीं मिला। आप ऐसा तो नहीं कि डिक्लोफेन है क्या आइबुप्रोफेन दे दिया, पैरासीटामोल ही तो दिया है, वही चीज़ है। तो इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ गिवन सब्सटेंस। किस चीज़ का बना है, जो चीज़ का बना होना चाहिए वही चीज़ है, कुछ और चीज़ नहीं है। और हम इसमें कैसे पता करते हैं कि कोई भी कंपाउंड वही है कि नहीं है, तो बेटा आपका वेरियस हम टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का जो रिजल्ट आपको मिलता है, कलर का चेंज आएगा, वेरियस का कलर से कलरलेस हो जाएगा या कलरलेस से कलर हो जाएगा, टेस्ट में, विस्कोसिटी में, सॉल्युबिलिटी में, प्रेसिपिटेशन में, इस टाइप के एंड रिएक्शन एंड रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड आपका ये है कि दूसरा कुछ है। ये है क्वालिटेटिव। देन क्वांटिटेटिव, नाम से क्वांटिटी, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। बोला ना पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम है, उससे ज़्यादा है उससे कम, कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो जिस एनालिटिकल टेक्निक से हम ये पता करते हैं कि दिए हुए सब्सटेंस में, दिए हुए आपके डोजेस फॉर्म में कितनी आपकी कंपोनेंट जो है प्रेजेंट है, तो उसी टेक्निक को बोले जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वही है, इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोजिशन प्रेजेंट इन द आइडेंटिफाइड सब्सटेंस। ठीक है, कैसे हम पता करते हैं, तो इसमें फॉलोइंग 4 मेथड्स में ये होता है। केमिकल मेथड्स, रिएक्शंस होते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, गैसोमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में आपका एसिड बेस आता है, रिडॉक्स आता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक आता है, नॉन एक्वस आता है। ये सारे अब जो एनालिटिकल टेक्निक आप पढ़े होंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब इसी के अंदर आते हैं, वो सब केमिकल मेथड्स के अंदर आते हैं। दूसरा आपका फिजिको केमिकल मेथड्स, ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जितने हम यूज करते हैं, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरिग्राफी, जितने भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स यूज करते हैं, मीन्स इंस्ट्रूमेंट के आपके हेल्प से हम पता करते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस आपका उतनी ही अमाउंट में प्रेजेंट है कि उससे ज़्यादा है कि उससे कम है। माइक्रोबायोलॉजिकल आपका माइक्रोब्स की हेल्प से हम पता करते हैं, एंड बायोलॉजिकल मेथड्स की कितना कोई ड्रग आपका प्रेजेंट है कि नहीं। ये क्वांटिटेटिव मेथड्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डिफरेंसेस, इसके दो टाइप। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछता है। देन ये प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछता है दो नंबर में। डिफरेंस डिफाइन प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, इट इज अ कंपाउंड ऑफ सफिशिएंट प्योरिटी from which a standard solution can be prepared by direct weighing of a quantity of it followed by dilution to give the defined volume of solution। जैसे आपने किया होगा ना, क्या नाम है, एसिड बेस टाइट्रेशन किया, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में आपने यूज किया होगा बहुत टाइम, आपने जैसे HCl लिया होगा, ठीक है, तो अब या NaOH लिया होगा, उसका टाइट्रेशन करना होगा, तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं, NaOH बनाते हैं,
टाइट आप वो लेते हैं, क्या नाम है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर लेते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन लेता है ऑक्जेलिक एसिड। एसिड है, NaOH बेस है, तो उसको रिएक्ट कैसे कराएंगे, एसिड से। तो एसिड हम वहाँ पे यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का हम जैसे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बना रहा हो तो 126 ग्राम लगता है, 1000 ml में डिजॉल्व करो, 1 नॉर्मल बन गया। तो जो आपने एज पर फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा उतना ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो एकदम सफिशिएंट प्योर होते हैं, तो आप उसको बॉक्स से जहाँ भी कंटेनर में रहता है उस बॉक्स से निकालेंगे, वे करेंगे, वे करने के बाद उसको अपने ग्लासवर्स में डालेंगे, वाटर डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे, वॉल्यूम को मेकअप करेंगे, उतनी देर में उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती है। जितना एक नॉर्मल का सॉल्यूशन के लिए जितना आप वे करके बना रहे हैं उतना ही एक नॉर्मल ही बनेगा, ना उससे कम बनेगा ना उससे ज़्यादा बनेगा। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोली जाती है प्राइमरी स्टैंडर्ड। और इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, जो आप यूज़ करते हैं हम लोग ना, जैसे आप जब टाइट्रेशन करते थे बोलते हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और आपका क्या नाम है, एक रिएजेंट है ना, तो टेस्ट सोल्यूशन है। तो जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन मोस्टली हम यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट, प्योर मेटल्स, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमेट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, जैसे NaOH हम बनाते हैं 1 नॉर्मल के लिए, जैसे सपोज मानो कि वही नॉर्मल NaOH 1000 ml सोल्यूशन बनाया तो 40 ग्राम लेंगे और उसको 1000 टूल में। लेकिन होता है कि जैसे आप NaOH को बॉटल से निकालेंगे, वे कर बटर पेपर रखेंगे, वे करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उतने देर में NaOH हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा सा पिघल जाएगा। तो 4 ग्राम हम वे किए, लेकिन होता क्या है, वो 4 ग्राम में से जब हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करते करते तक कुछ ना कुछ उसमें से मिलीग्राम आपका वहाँ से क्या होगा, आपका मेल्ट होकर निकल जाएगा। तो एक्चुअल में ट्रांसफर 4 ग्राम से कम होगा, तो आपका सोल्यूशन क्या है, आप एक नॉर्मल बना रहे लेकिन एक नॉर्मल बनेगा नहीं, उससे आपका क्या कम बन जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो सफिशिएंट प्योरिटी की नहीं होती, स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन उसको स्टरलाइजेशन में यूज़ करने से पहले बनाएंगे, जितने नॉर्मल जितने आपके स्ट्रेंथ के सोल्यूशन बनानी है बनाएंगे। बनाने के बाद पहले उसको क्या करेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ टाइट्रेट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे और पता करेंगे कि जो हम बनाए हैं उसमें से कितना कम या ज़्यादा होगा, एंड देन फिर उसको हम यूज़ करते हैं एज ए टाइट्रेंट के रूप में। तो वैसे सब्सटेंस को बोली जाती है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बोली जाती है। एग्जाम्पल में NaOH है, HCl है, कॉपर सल्फेट है, आपका सोडियम टेट्राबोरेट है, ये इसके अंदर आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 100% इससे आता है। देन लास्ट आपका है पहली यूनिट का ये मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन और आपका न्यूमेरिकल देता है और 10 नंबर क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन 20 सेक्शन में पहला क्वेश्चन यही रहता है। तो यहाँ पर आपका इसके लिए, इस टॉपिक के लिए मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, एक मेरा पूरा वीडियो इस चैनल पर आपका प्रेजेंट है, उसका लिंक मैंने यहाँ पर डाला है, HTT है, YouTube है, G8 ये पूरा लिंक दिया है। किस तारीख को है, तो 10 मार्च 2024 तारीख को मैंने अपने इस चैनल पर उसको अपलोड किया। ये पूरा आपका आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, उसमें पूरा जो मेथड्स होते हैं, क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोडेलिटी, फॉर्मल आपका फॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, PPM, ऐसे करके 10 आपके दो मेथड्स होते हैं किसी भी कंसंट्रेशन को आपका एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस वीडियो में पूरा दिया होता है, आप उस वहाँ से इस पूरे टॉपिक को वहाँ से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 100% क्वेश्चन 10 नंबर में करीब आता है, नहीं तो 2 नंबर में जो पहला सेक्शन रहता है उसमें से क्वेश्चन जरूरी आता है। तो ये अभी पहला हो गया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव, ये सब हो गया। अब हम देखेंगे इसमें एरर, इम्प्योरिटीज, ये सब को, मतलब पूरे इस वीडियो में पूरा एनालिसिस को हम इसको कवर करेंगे, पूरी टॉपिक, पूरा चैप्टर सब्जेक्ट इसको हम कवर करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है उसको देखते हैं। एरर, इट इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू। इट इज कैलकुलेटेड एज, ये फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको वे करके कुछ भी मैंने सैंपल दिया और कहा कि 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 मिलीग्राम कुछ भी आता है, और मैं कहा कि आप इसको मेजर किए, आप इसको वे कीजिए ml में, जो भी आपका वॉल्यूम निकाला, आपने इसको वे किया और वे में आपका जो मैंने दिया 1 ग्राम है, लेकिन आपका वे में 1 ग्राम से कम या ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगी उसी को बोला जाता है एरर आपका। ठीक है, तो एरर को सिंपल हिंदी आपका जो भी जनरल टॉपिक एरर मतलब गलती। तो जो हमने वे करके आपको मैंने सैंपल दिया, बोला कि इसका वे, इस सैंपल का वे इतना होना चाहिए, और आपने मेजर किया, आपने वे किया तो सैंपल में डिफरेंस आया, तो उसी को बोली जाती है आपका एरर। 2 तरह का होता है आपका फॉर्मूला निकालने का, मेजर वैल्यू जब आप एक्सपेरिमेंटली करेंगे, और ट्रू वैल्यू जो पहले से दिया गया एग्जैक्ट वैल्यू, तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा, उसी को बोला जाएगा। 2 तरह का होता है, डिटरमिनेंट एरर और इनडिटरमिनेंट। नाम से ही है डिटरमिनेंट, जिसकी कॉज हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसका कॉज हमें मालूम है, इसी को दूसरा बोलते हैं सिस्टमिक या कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं। सो दीज एरर्स
These are errors which can be avoided. Their magnitude can be आपका their magnitude can be calculated. Avoided नहीं है, एक्चुअल में ये calculated है. Their magnitude can be क्या आपका है ये कैलकुलेटेड. आप निकाल सकते हैं कि कितना आपका एरर आपका उसमें है, क्या वैल्यू आई है, तो हो सकता है. उसी को बोला जाता है आपका डिटर्मिनेंट है. मतलब आप नोन है एरर की, आप कॉज नोन है, इसलिए कॉजेज ऑफ सच एरर्स आर नोन. तो आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और उनकी वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ये फर्दर होते हैं ऑपरेशनल या पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रिएजेंट एरर, एरर ऑफ मेथड्स, कांस्टेंट एरर एंड प्रोपोर्शनल एरर. ये फर्दर 5-6 तरह के होते हैं डिटर्मिनेंट एरर. नाम से डिटरमाइन, कॉज डिटरमाइन कर सकते हैं, वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसको आप अवॉइड भी इजीली कर सकते हैं. दूसरा इनडिटरमिनेट, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं एक्सीडेंटल या रैंडम एरर. इसको आप इसका कॉज मे और मे नॉट आप पता भी कर सकते हैं, नहीं भी पता कर सकते, और ये होना ही होना है. ये डिटरमिनेंट ऐसा एरर है कि आप ना चाहते हो कि जब आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करेंगे तो उसमें ये आंसर आपका ये आपका एरर आना ही आना है. तो उसी को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट एरर बोला जाता है. ठीक है. देन मेथड्स टू मिनिमाइज एरर. ये 4 मेथड होते हैं: कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशंस एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस. ये 4 तरह से हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं. इसके बारे में डिटेल आपका जो हमें मेरे इस चैनल पे एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है आधे घंटे से ऊपर का, जिसमें पूरा एरर के हर एक टाइप्स के एकदम डिटेल करके विद एग्जांपल्स मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था. आप वहाँ से मेरे इस चैनल से उसको आप अगर डिटेल में जाना चाहें तो उसको आप वहाँ से जा सकते हैं. 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट आपका हो जाता है. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये भी 2 नंबर पूछा है. व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन. एक्यूरेसी प्रिसीजन में सिंपल क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिया वेट आपका, क्या ये सैंपल है, ये 1 ग्राम है और आप वे कीजिए. आपने वे किया 5 बार, आपने वे किया तो 5 बार में सपोज एक बार आया 0.9 आया, 1.01 आया, 0.01.00 करके इसे 5 वैल्यू आई और 1 के आसपास ही आया, तो उसको बोला जाता है एक्यूरेट. आपने मेजर किया, जो ट्रू वैल्यू दी गई है उसके आसपास जब आपका मेजरमेंट आती है तो उसको बोलते हैं एक्यूरेट. बोलते हैं आप कितना एक्यूरेट है. प्रिसीजन का मतलब होता है, हो सकता है कि मैं आपको नहीं दिया हूं, मैं आपको जो सैंपल दिया हूं और जो वेट बताया सही हो या गलत, कुछ भी हो सकता है. आपने जब मेजर किया तो आपके मेजरमेंट आपका जो ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक नहीं है, लेकिन आपके सारे मेजरमेंट एक दूसरे के नजदीक है. जैसे आपका ये आपने वे किया तो 75 ग्राम आया, 74.99 आया, 75.01 आया, ऐसे करके 4-5 आपके रिजल्ट आपके आंसर आया. तो आपके जो मेजरमेंट थे वो एक दूसरे के नजदीक थे, तो उस वैसे रिजल्ट वैसे चीज को बोली जाती है प्रिसीजन. तो वही मैंने लिखा एक्यूरेसी. इट इज द कॉन्फिडेंस बिटवीन इट एंड द ट्रू वैल्यू or true or most probable value. It refers to how near the observed value is to true or standard value होता है. It is expressed by error. और आपका precision में it is a concordance of a series of measurement of the same quantity. It refers to the nearness between several measurement of the same quantity. Same compound same quantity को 4 बार 5 बार मेजर किए तो उनके बीच में कितना आपका नियरनेस आ रहा है, कितना मेजरमेंट एक दूसरे के नजदीक है. तो प्रिसीजन हो गया और एक्यूरेसी हो गया, जब जो ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक कितना आपका आंसर आ रहा है तो वो आपका है एक्यूरेसी है. ये पहले यूनिट्स हो गया एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर, ये हो गया. अब देखेंगे फार्माकोपिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोपिया, फार्माकोपिया 2 वर्ड का बना, फार्मा कॉम प्लस पोएम. फार्माकॉम मतलब आपका ड्रग हो गया, पोएम मतलब टू में. तो जैसे हमारे ड्रग होता है ना, आप कभी दवाई लेते होगे, खाते होगे आप, जैसे पैरासीटामोल का टेबलेट या कैप्सूल कुछ भी, सॉरी सस्पेंशन इमल्सन, तो उसके आगे लिखा रहता है आईपी, पैरासीटामोल आईपी, आइबुप्रोफेन आईपी, ऐसे करके आईपी. आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया. इसका मतलब जो उसमें जो भी एक्सपेंस डले हैं, जिस मेथड से बना है वो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया बना है. तो फार्माकोपिया एक्चुअली में होता क्या है, एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक होता है जो कि उस हर एक कंट्री की अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो किसी आपके पर्सन्स को, किसी आपके कमीशंस को, कमेटी को ऑथराइज करती है कि आप इस बुक को, आप जो हमारे कंट्री में जो भी मेडिसिन जो भी मैन्युफैक्चर होगी, जो भी डोजेस फॉर्म बनेगी, वो किस उसमें क्या क्या एक्सपेंस डलेंगे, कितने अमाउंट में डलेंगे, किस प्रोसेस से बनेगा, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐसे बुक में रखें, उसी बुक को बोली जाती है आपका फार्माकोपिया. तो एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक होता है जो हर एक कंट्री की अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है और ऑथराइज करती है किसी ऐसे अथॉरिटी को, ताकि वो क्या करे, अपना बुक उस बुक में सारी इन्फॉर्मेशन को रख के, तो उसी को बोली जाती है आपका क्या नाम है. तो ईच कंटेंट कंटेन्स डायरेक्शन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन. कोई भी कम उसमें ड्रग को, डोजेज फॉर्म को बनाने में जो भी एक्सपेंस यूज करते हैं, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने अमाउंट में आपका होना चाहिए, सब कुछ डिटेल उस बुक में आपका रहता है.
तो जिस बुक में ऐसा रहता है उसी बुक को बोलते हैं फार्माकोपिया। हर एक कंट्री का अपना, हमारे इंडिया में जो फॉलो होते हैं इंडियन फार्माकोपिया, यूएस में यूएस स्टेट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी के नाम से जानते हैं। यूके में आपका यूके फार्माकोपिया, आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है। यूरोपियन कंट्रीज कंबाइन करके यूरोपियन फार्माकोपिया उनकी बनती है। जैपनीज फार्माकोपिया, तो हर एक कंट्री के अपना अलग अलग करीब होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो सिलेबस में दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये पूछता है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया मैंने एक टेबल फॉर्म में स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला फार्माकोपिया जो हमारे इंडिया में बनी थी वो 1955 में, पहला एडिशन जो ये आपका क्या नाम है इशू हुआ तो 1955 में हुआ था। उसका एडेंडम या सप्लीमेंट आया था 1960 में। जो 1955 में जो इशू हुआ था उसमें टोटल 986 मोनोग्राफ्स थे, और जितने भी ऑफिशियल टाइटल्स थे वो लिखे जाते थे लैटिन में, बाकी सब कुछ चीज़ें किस में लिखी जाती थी, इंग्लिश में। तो याद रखिए 1955 के जो आपका इंडियन फार्माकोपिया था उसमें टाइटल्स जो भी थे वो लैटिन में लिखे जाते थे, बाकी चीज़ें इंग्लिश में लिखी जाती थी। दूसरा एडिशन 1966 में आया था, इसमें ऑफिशियल टाइटल सब कुछ इंग्लिश में, लैटिन से इसमें किस में आ गए थे, इंग्लिश में आ गए थे। 93 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किए गए थे, और 273 मतलब IP 55 में से 273 डिलीट किए गए थे और 93 न्यू ऐड किए गए थे। उसी तरह थर्ड है 1985 में आया था, एडेंडम 1989 1991 में आया था। ये दोनों एक एक वॉल्यूम होते थे। नंबर ऑफ मोनोग्राफ जब बढ़ते गए तो 2 वॉल्यूम हो गया। 742 टोटल मोनोग्राफ्स थे, जिसमें 261 न्यू थे और 450 को डिलीट किया गया था। देन फोर्थ आपका जो आया था एडिशन 1996 में आया था, इसके सप्लीमेंट 2000 2002 और 2005 3 ईयर में आपका आया। टोटल मोनोग्राफ्स 1149 थे, 123 अपेंडिसेस थे, 294 न्यू किए जोड़े गए थे और 110 डिलीट किए गए थे। फिफ्थ आया था 2007 में, एडेंडम 2008 में आया, 3 वॉल्यूम में था। ये भी फोर्थ भी 2 वॉल्यूम में था, लेकिन ये 3 वॉल्यूम में था। इसमें 271 न्यू मोनोग्राफ्स थे, फोकस्ड ऑन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ये दवाइयाँ उतनी कंसंट्रेशन में आपके उस पर्पज़ के लिए यूज होती है। एक लिस्ट निकलती है, गवर्नमेंट निकालती है, तो वो इस चीज़ पर फोकस किया था आपका। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि फिफ्थ कौन से एडिशन में आपका इंडियन फार्माकोपिया के किस एडिशन में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को जोड़ा गया था, या नेशनल आपका हेल्थ प्रोग्राम किस एडिशन में इसको ज़्यादा फोकस किया गया था। तो आपका कौन सा था, आपका फिफ्थ एडिशन था 2007 में आया था। सिक्स एडिशन 2010 में आया था, एडेंडम 2012 में आया था। ये भी 3 वॉल्यूम में थे। इनमें 1970 1971 नए मोनोग्राफ्स उसमें आपके जुड़े गए थे। सेवंथ अब जो था 2014 था, एडिशन में आया था। 2015-16 एडेंडम थे। ये 4 वॉल्यूम आने लगे विथ DVD आता था। 2548 मोनोग्राफ थे। पहला ऐसा एडिशन था जिसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को इंक्लूड किया गया था, और 19 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस एडिशन में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को इंक्लूड किया गया था, तो था 7वां एडिशन। 8th एडिशन 2018 में आया था। 2019 में एडेंडम था। ये भी 4 वॉल्यूम DVD आपका DVD के साथ, इसमें जो वॉल्यूम 7th एडिशन के बाद जो भी आते हैं वो DVD उनके साथ एक DVD भी रहती है। 2761 टोटल मोनोग्राफ्स थे। 53 FDC फिक्स डोजेस आपके कॉम्बिनेशन जो होते हैं, फिक्स डोजेज कॉम्बिनेशन का मतलब से आइबुप्रोफेन और आपका पैरासीटामोल, इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग को कंबाइन करके एक डोजेज फॉर्म बनाती है, उसी को बोला जाता है फिक्स। तो पहली बार 53 FDC आया था। पायरोजन टेस्ट रिप्लेस्ड बाय बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। जो जितने भी पेरेंटल ड्रग होते हैं उसमें कोई आपका माइक्रोब से कुछ ऐसा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है जो आपका जब एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद आपके बॉडी में वो फीवर कॉज करे, तो उस टेस्ट को पता करने के जो टेस्ट बोलते हैं पायरोजन टेस्ट कहते हैं। इसके बाद इसके पहले तक जो भी फार्माकोपिया में था पायरोजन टेस्ट का होता था, लेकिन अब बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, आपका वो डिटरमाइन करते हैं। देन 9th एडिशन है 2022 में आया था। 2024 में आपका सप्लीमेंट था, 4 वॉल्यूम थे, 3152 मोनोग्राफ्स थे। और अभी इसी टाइम में 2 जनवरी को लेटेस्ट आपका जो 10वां एडिशन है 2026 में आपका हमारे जो आपका जो हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा साहब, उन्होंने इसको रिलीज़ किया था। 2 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ, अभी लेटेस्ट है। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दें कि विच इज द लेटेस्ट एडिशन आपका जो इंडियन फार्माकोपिया का, तो कौन सा है, 10th एडिशन है, 2 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ था। इसमें टोटल मोनोग्राफ्स 3340 मोनोग्राफ 3340 मोनोग्राफ्स हैं। और ये जो है आपका टोटल पूरे वर्ल्ड में
19 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस हमारे इंडियन फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज किया है। मतलब उनके लिए अगर ड्रग्स जो फॉर्मुलेशंस बनते हैं, डोजेस फॉर्म बनते हैं, तो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार ही बनते हैं, या हमारे जो ड्रग वहाँ जाता है तो वो इस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया पूरे इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री होगी। इसी को आप क्या करेंगे, अपने वर्ड में इसको इजीली आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका इतने से आपका एक कंप्लीट चार्ट रूप में मैंने एक आपका उसमें दे दिया, शॉर्ट फॉर्म में दे दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एनालिसिस में भी आ सकता है, आपका इनऑर्गेनिक में, दोनों जगह ये काम आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्प्योरिटीज का। अब इसमें देखेंगे इम्प्योरिटीज, ये भी यूनिट फर्स्ट का ही है। तो आईटी के अनुसार जो इम्प्योरिटी का डेफिनेशन है कि इट इज एनी कंपोनेंट ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस फॉर फार्मास्यूटिकल यूज और ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट that is not the chemical entity that defines the substance, or in case of a drug product not an excipients in the product। नाम से इम्प्योर है, मतलब इम्प्योर जो आपका कंपाउंड है, जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है। पैरासीटामोल का टेबलेट बनाया, पैरासीटामोल का आपने सस्पेंशन बनाया, इमल्सन बनाया, या आपने सॉल्यूशंस बनाया, तो पैरासीटामोल के अलावा कुछ और भी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी आपका रिएजेंट प्रेजेंट हो, कोई में आपका जो मेटल्स का किसी भी मशीन्स की जिसमें आपका ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, आपका डोजेज फॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसमें से कोई भी पार्ट्स उसका टूट के आ गया हो, तो ये सब जो चीज़ें होती है इन्हीं को इम्प्योरिटीज। इम्प्योर मतलब प्योर, जो आपका सब्सटेंस होना चाहिए उसके अलावा कोई और चीज़ जो उसके तरह नहीं हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो, ना केमिकल ना फिजिकल ना आपका थेरोपेटिकल, कोई भी प्रॉपर्टी उससे मिलता जुलता नहीं हो, लेकिन वो भी उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है, तो उसी को बोलते हैं इम्प्योर है। तो वहीं उसी को बोला जाता है इम्प्योरिटीज। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फॉर्मुलेशंस में जिस डोजेस का फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं, उसके अलावा कोई और सब्सटेंस, आपके कंटेनर का पार्ट्स हो, आपके रिएजेंट के पार्ट हो, या आपके मशीनरी के पार्ट हो, उन सब को, या आपका प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन पार्ट हो, वो अगर वो प्रेजेंट है उस फॉर्मुलेशन में, तो उन्हीं को बोली जाती है इम्प्योरिटीज। देन टाइप्स 3 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेसिडुअल। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो सिंथेसिस ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, जैसे एग्जांपल स्टार्टिंग मटेरियल हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, बाय प्रोडक्ट्स हो गए, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हो गए, कैटलिस्ट हो गए, रिएजेंट्स हो गए, जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, वो सब आ जाते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के एग्जाम्पल में। देन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में हैवी मेटल्स हो गए, रेसिडुअल मेटल्स हो गए, चारकोल हो गया, मशीनरीज के पार्ट हो गए, वो सब अगर आते हैं तो वो सब आ जाते हैं। फिल्टर रेट्स, फिल्ट्रेशन के दौरान जो हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, आपके फनल यूज़ करते हैं, वो सब में से कोई पार्ट टूट के आ गया हो, तो वो सब आते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में। रेसिडुअल सॉल्वेंट होते हैं जो आपका डोजेज फॉर्म बना रहे होते हैं, तो डोजेज फॉर्म बनाते वक्त जो आपके लिक्विड्स हम यूज़ करते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है रेसिडुअल सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ये 3 तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी 2 नंबर में पूछ देता है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये होता है डिपेंडिंग की इनकी टॉक्सिसिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी वो क्लास 1 में, इनके यूज भी सबसे कम होता है। जो क्लास 1 वाले होते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, पिरिडीन है, टोल्यूइन है, मिथाइलिन क्लोराइड है, ये सब जो है ये आपके क्लास 1 में आते हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जब कोई हमारे पास आपका ऑप्शन नहीं हो तो उसी केस में हम उस आपका सॉल्वेंट्स की यूज़ करते हैं, नहीं तो हम यूज़ नहीं करते। क्लास 2 इससे कम इसकी टॉक्सिसिटी होती है, एग्जाम्पल एसीटोनाइट्राइल DMF। और क्लास 3 होता है सबसे कम होता है, इसका यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम होती है, एसिटिक एसिड, एसीटोन या इथेनॉल आपका होता है। तो ये 3 तरह के होते हैं। रेसिडुअल सॉल्वेंट पूछता है आपके 2 नंबर में, जो पहला सेक्शन होता है उसमें 2 नंबर में इसके बारे में पूछ देता है। देन टाइप्स, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। ये 4 सोर्सेज हैं। रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम प्रिपेयर कर देते हैं, सिंथेसाइज कर देते हैं, फर्दर रिएजेंट्स यूज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सॉल्वेंट यूज, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो गया। देन मैन्युफैक्चरिंग है, जब हम फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान मशीन्स का कोई पार्ट एक दूसरे की आपका माइक्रोब्स ये सब आ जाए तो वो होते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स में। वही कंटामिनेशन फ्रॉम द मैटर, क्रॉस कंटामिनेशन, कंटामिनेशन बाय द माइक्रोब्स, एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, एरर्स इन स्टोरेज में आपका एक ही कलर का हो, 2 से आपका पैरासीटामोल का टेबलेट है, डिक्लोफेनाक के एक ही कलर का हो, जब पैकेज कर रहे हो, आपका स्टोरेज कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो वो सब आती है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। और लास्ट में आता है इंस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जब का प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, रख दिए हैं, और यूज़ करने से पहले अगर उसके अंदर कोई इंस्टेबिलिटी है, जैसे केमिकल इंस्टेबिलिटी, रिएक्शंस आपस में हो जाए, फिजिकल इंस्टेबिलिटी, केक बन जाए, रिएक्शन विद द कंटेनर के साथ रेड कर कोई इम्प्योरिटी आपका उसमें इम्प्योरिटीज आ जाए, कोई उस बाय प्रोडक्ट बना दी, एंड टेम्परेचर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रख दें तो क्या हो जाए, आपका डिग्रेडेशन हो जाए, सनलाइट में रख दें। इसीलिए देखते हैं बॉटल पर लिखा रहता है कीप इन कूल एंड आपका डार्क प्लेस अवे फ्रॉम द सनलाइट, इस तरह का। तो रीजन वही है
टेम्परेचर जहाँ बढ़ेगा, हॉट प्लेस में रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी और कंपाउंड जो आपका ड्रग है वो ड्रग डिग्रेड हो जाएगा या रिएक्ट करके कुछ और चीज़ बना लेंगे। तो ये आपके हैं 4 तरह के सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में आपको पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन पूरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, फिर आप भी देखते देखते बोर हो जाएगा। तो ये आपका पहला यूनिट से जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी डिटेल में। हर एक टॉपिक का वीडियो इस पर मेरे चैनल पर है। इम्प्योरिटीज़ के लिए भी एक पूरा वीडियो आपका इस पर प्रेजेंट है मेरे इस चैनल पर। फार्माकोपिया के लिए भी आपका प्रेजेंट है इसी टॉपिक में। आपका एक और सब्जेक्ट है, आपका एक और इस यूनिट में एक और टॉपिक आपका इम्प्योरिटीज़ लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट का भी पूरा आपका क्लोराइड का, सल्फेट का, आर्सेनिक का, सबका लिमिट टेस्ट का वीडियो हर एक का अलग अलग करके मेरे इस चैनल पर आपका अवेलेबल है। तो आप उस वीडियोज़ को वहाँ से देखिए, पढ़िए। नेक्स्ट में हम आपको जो लास्ट यूनिट है 5 यूनिट है उसको हम यूनिट 2, 3 जो भी होगा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको डालेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको ज़रूरत हो, कुछ भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसको मैं बना के दूंगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।